बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस पीके। व्यूअर्स, हाजिर हैं एक नई एपिसोड के साथ। आज हम बात करेंगे हैवी इंडस्ट्रीज टेस्ला के ऊपर कि कैसे एक रीबिल्ड फैक्ट्री से आज एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। इसके अलावा इसको पाकिस्तान की बैकबोन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसमें आगे चल के वीडियो पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे हैवी इंडस्ट्रीज टेस्ला की। 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन हुई तो पाकिस्तान ने अमेरिकन कैंप को ज्वाइन कर लिया, जबकि इंडिया ने रशियन कैंप को ज्वाइन कर लिया। जो उस वक्त सोवियत यूनियन हुआ करता था उसको ज्वाइन कर लिया। उस वक्त वो ज़्यादा पावर में भी थी। 1950s के अंदर जो है पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात है वो बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए। उसके बाद जो है पाकिस्तान ने अमेरिका से M47 और M48 पैटर्न टैंक्स जो है उनकी प्रोक्योरमेंट लाजमी बनाई और इंडिया ने अपनी एक टैंक फोर्स खड़ी कर दी पाकिस्तान के खिलाफ रशिया की मदद से। 1965 में पाकिस्तान और इंडिया के हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए और वॉर स्टार्ट हो गई सितंबर के अंदर जब वॉर स्टार्ट हुई तो उस वक्त पाकिस्तान को पता ये चला था कि पाकिस्तान कितनी एक अपनी अलायंस में स्टेबल है, मतलब अमेरिका कितनी बैक करता है पाकिस्तान को अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। तो उस वक्त हमें पता चला कि अमेरिकन अलायंस जो है वो खाली आप कह सकते हैं कि हमें पीस के टाइम में तो सपोर्ट करती है लेकिन कभी भी वॉर के टाइम में सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम उनके अलायंस में थे। उसके बावजूद अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दी। सैंक्शंस किस तरीके से लगाए? एक तो पाकिस्तान 1965 की वॉर के अंदर ना किसी किस्म की ओवरहाल ना मेंटेनेंस फैसिलिटी अमेरिका से हासिल कर सकता है, बल्कि यही नहीं उसके अलायंस में भी किसी से नहीं ले सकता। इसमें जर्मनी शामिल है, जिसमें फ्रांस शामिल है, या जिसमें और अमेरिकन अलायंस के कंट्रीज हैं, उनसे भी हम किसी किस्म की हेल्प नहीं ले सकते। ये इस वक्त इतनी कड़ी सैंक्शंस थी कि पाकिस्तान को उस वक्त ये सोच है कि पाकिस्तान के पास एक अपनी रीबिल्ड फैक्ट्री भी होनी चाहिए। पाकिस्तान इमरजेंसी बेसिस के ऊपर चाइना गया, वहां से T-59 टैंक्स के मुआहदे करके आया। 200 यूनिट इनिशियली पाकिस्तान ने वहां पर इमरजेंसी बेसिस में परचेज किए। अक्टूबर के अंदर जो है कि उन टैंक्स की डिलीवरी स्टार्ट हो गई। फिर 1970s के अंदर जब वॉर खत्म हो गई तो 1970s के अंदर पाकिस्तान ने एक रीबिल्ड फैक्ट्री जो है चाइना के स्टेट मशीनरी कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना, जिसको आज आप नॉरिनको ग्रुप कहते हैं, उसके साथ एक मुआहदा किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि हमें एक ऐसी रीबिल्ड फैक्ट्री बनाने में आपकी मदद चाहिए जिसके अंदर हमारे टैंक ना सिर्फ रीबिल्ड हो सके बल्कि ओवरहाल रिपेयर और स्पेयर मेंटेनेंस जो है वो भी हो सके। इस इनिशिएटिव से फ़ायदा क्या हुआ? इनिशिएटिव से फ़ायदा यह होगा कि एक तो पाकिस्तान की कॉस्ट काफ़ी बचेगी, क्योंकि अगर आपने कोई भी टैंक ओवरहाल फैसिलिटी के लिए चाइना भेजना है या किसी और कंट्री भेजना है तो एक तो उसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा आएंगे, दूसरा जो आपके पास टैंक है उसकी अवेलेबिलिटी कम होगी। कैसे अवेलेबिलिटी कम होगी? डेफिनेटली ले जाना वापस लेके आना, इसमें काफ़ी सारा टाइम लगता है। उस तरीके से आप अपने टैंक को यूज़ नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से आप कर सकते हैं अगर आपके पास ओवरऑल फैसिलिटी अपने मुल्क के अंदर मौजूद है। तो अगर एक रीबिल्ड फैक्ट्री आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली आप टोटली डिपेंडेंट है किसी और कंट्री के ऊपर। आपको ज़्यादा एक्सपेंसेस भी करने पड़ेंगे, आपको ज़्यादा वेट भी करना पड़ेगा, यानी आपका टैंक जो है वो फ्लीट से ज़्यादा आउट होगा। देखें, किसी भी मशीन को अगर आपने समझना है तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने टैक्टिक्स डेवलप करें, अपने जो गनर्स होते हैं या जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दें, उनको अपनी मशीन के साथ फेमिलियराइज कराएं, उनको यूज टू कराएं। तो ये एक बहुत बड़ी टेक्निक होती है जो कि जंग में बहुत ज़्यादा काम आती है और पाकिस्तान इस चीज़ों को समझता था। दैट्स वाई पाकिस्तान ने एक रीबिल्ड फैक्ट्री बनाई। 1970s के बाद 1975 तक ये रीबिल्ड फैक्ट्री जो है वो बन के तैयार हो गई और 1970s के अंदर ही T-59 टैंक्स जो है इस रीबिल्ड फैक्ट्री ने मैन्युफैक्चर करना भी स्टार्ट कर दिया, अंडर लाइसेंस और रीबिल्ड करना भी स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा ओवरहाल रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सहूलत जो है वो पाकिस्तान को मिलने स्टार्ट हो गई। 1980s के अंदर सोवियत यूनियन जो है वो आके अफगानिस्तान पे चढ़ गया, अमेरिका को फिर पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई। तो पाकिस्तान ने उस वक्त अपने लिए गनीमत जाना। पाकिस्तान को भी कुछ हद तक अमेरिका की ज़रूरत थी, क्योंकि पाकिस्तान को अपने कंट्री को डिफेंड करना था। मतलब दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे के करीब इस तरीके से आई कि दोनों को अपनी अपनी, मतलब आप कह सकते हैं कि मफादात अजीज थे। अमेरिका ने सोवियत यूनियन को तोड़ना था, उसको गर्क करना था। अमेरिका अपने फेवर में था और पाकिस्तान को भी खतरा था कि ये ना हो कि अगर सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के अंदर सेटल हो जाए उसके बाद वो पाकिस्तान की तरफ आए और पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करे और पाकिस्तान के समंदरों को या गर्म पानियों को अप्रोच करने की कोशिश करे। तो पाकिस्तान ने भी अपना जो है फेवर देखा। उस वक्त पाकिस्तान ने, आप कह सकते हैं कि अमेरिका से और मिलिट्री डील्स की। किस तरीके की मिलिट्री डील्स की? एक तो पाकिस्तान ने F-16 खरीद लिए। दूसरी बात, रीबिल्ड फैक्ट्री के अंदर M सीरीज की एक बाकायदा दूसरी रीबिल्ड फैक्ट्री तैयार करवाई गई। उस रीबिल्ड फैक्ट्री से क्या हुआ कि इससे पहले रीबिल्ड फैक्ट्री टेक्सलास थी जो बेसिकली सिर्फ T सीरीज के टैंक जो है वो रीबिल्ड करती थी और उनके ओवरहाल स्पेयर्स वगैरह और मेंटेनेंस वगैरह जो है वो करती थी। जो रीबिल्ड फैक्ट्री है बेसिकली टेक्सला की, उसके अंदर जो M सीरीज का ब्लॉक है वो हमें इस तरीके की फेवर प्रोवाइड करता है। हमारे जो अमेरिकन मेड भी M47 पैटर्न या M48
98 पैटर्न टैंक्स थे उनको भी रीबिल्ड कर सकता था। उसके अलावा जो APCs थे उनकी रीबिल्ड के अंदर भी काफ़ी जो है कि उनको फेवर देता था। तो पाकिस्तान ने उस टाइम को गनीमत जाना और पाकिस्तान ने जो है इस रीबिल्ड फैक्ट्री को और ज़्यादा अपग्रेड किया अमेरिका की मदद से। सो व्यूअर्स, ये रीबिल्ड फैक्ट्री जिसको आज आप एक फैक्ट्रीज नहीं बल्कि हैवी इंडस्ट्रीज टेस्ला के नाम से जानते हैं, इसका क़याम कुछ इसी तरह एक रीबिल्ड फैक्ट्री से स्टार्ट हुआ था और आज पूरी एक इंडस्ट्री बन चुकी है। इसको हैवी इंडस्ट्रीज टेस्ला 2004 में इसलिए कहा गया क्योंकि हैवी इंडस्ट्रीज टेस्ला के अंदर ना सिर्फ मेन बैटल टैंक्स बनते हैं बल्कि इसके अलावा इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, आर्मर पर्सनल कैरियर्स और स्मूथ बोर गन्स और आर्टिलरी के लिए गन्स, ये सारी चीज़ें जो हैं हैवी इंडस्ट्रीज टेस्ला के अंदर ना सिर्फ बनती है बल्कि इसकी रिपेयर, मेंटेनेंस और ओवरहाल फैसिलिटीज जो हैं इसी हैवी इंडस्ट्रीज टेस्ला के बैनर के अंडर आती हैं। इसके अलावा स्पेयर्स को मैन्युफैक्चर करना और ना सिर्फ मिलिट्री पर्पस बल्कि सिविलियन पर्पसेस के लिए भी जो है हैवी इंडस्ट्रीज टेस्ला को ही यूज़ किया जाता है। लाइक आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े बॉयलर्स हो गए, ये एक सिविलियन मकसद है इसका हैवी इंडस्ट्रीज टेस्ला का, या आप कह सकते हैं कि रेलवे ट्रैक्स हो गए, या और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हैवी इंडस्ट्रीज टेस्ला के अंडर ही बनती हैं, जो कि हैवी मशीनरी के यूज़ से ही बनती हैं। सो व्यूअर्स, हैवी इंडस्ट्रीज टेस्ला की अगर मेन प्रोडक्शन की बात की जाए, पहले मेन बैटल टैंक्स आते हैं। मेन बैटल टैंक्स के अंदर सबसे पहले अल ज़रार, फिर अल खालिद, फिर अल खालिद 1 आता है और अल खालिद 2 ऐसा टैंक है जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है और हैवी इंडस्ट्रीज टेस्ला ही इनको डेवलप कर रही है। अब अल ज़रार, अल खालिद और अल खालिद 1 जो हैं, ये तीनों टैंक जो हैं ये हैवी इंडस्ट्रीज टेस्ला ने प्रोड्यूस किए हैं और जो इसके ओवरहाल, स्पेयर, रिपेयर और मेंटेनेंस की फैसिलिटीज़ है वो उनको भी सब हैवी इंडस्ट्रीज टेस्ला देखती है और ये सारे काम हैवी इंडस्ट्रीज टेस्ला के बैनर के अंडर आते हैं। उसके बाद आ जाती है इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के अंदर वाइपर IFV है और अल हमजा IFV है। अल हमजा IFV जो है बेसिकली APC 7 के ऊपर बेस्ड है और इसके अंदर 25 मिलीमीटर की ऑटोमेटिक कैनन भी फिटेड है। उसके बाद आ जाती है आर्मर पर्सनल कैरियर्स। आर्मर पर्सनल कैरियर्स में बेसिकली APC जिनको आप बोलते हैं, ड्रैगन 2 है जो कि एक आर्मर मल्टी रोल व्हीकल है और इसको ड्यूमा इंजीनियरिंग वर्क्स ऑफ बेल्जियम और हमारी हैवी इंडस्ट्रीज टेस्ला ने मिक्स बनाया है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि ये इन दोनों का जॉइंट वेंचर है। उसके बाद APC 7 आती है और APC तलहा आती है। उसके बाद रिकॉनेसेंस व्हीकल भी कुछ हैवी इंडस्ट्रीज टेस्ला प्रोड्यूस करती है जिसके अंदर माज एंटी टैंक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है और सकब आर्मर्ड कमांड व्हीकल है। ये बेसिकली APC 7 के ऊपर APC तलहा के ऊपर बेस्ड है और अलकस्वा आर्मर्ड लॉजिस्टिक व्हीकल बेस्ड है APC तलहा के ऊपर। इसके बाद इंजीनियरिंग एंड सपोर्ट व्हीकल्स के अंदर अल हदीद आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल भी शामिल है। इसके बाद आर्मर्ड यूटिलिटी व्हीकल्स के अंदर मुहाफिज सीरीज की तमाम व्हीकल्स आ जाती हैं जिसमें आप मुहाफिज 2, मुहाफिज 3 और मुहाफिज 4 शामिल है। मुहाफिज 2 है बेसिकली ये लैंड रोवर डिफेंडर के ऊपर बेस्ड है, मुहाफिज 3 एक प्रोटेक्टर व्हीकल है और मुहाफिज 4 एक इंटरसेप्टर व्हीकल है। इसके बाद अगर मेन वेपन्स के ऊपर बात की जाए तो 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर टैंक गन जो है वो हैवी इंडस्ट्रीज टेस्ला मैन्युफैक्चर करती है और ये गन जो है वो अल खालिद और अल ज़रार दोनों टैंक्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड गन भी मैन्युफैक्चर करते हैं जो कि बेसिकली हॉविट्जर्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है, वो भी हैवी इंडस्ट्रीज टेस्ला खुद ही मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस कर रही है। फॉर्मल प्रोडक्ट्स के अंदर अगर बात की जाए तो टाइप 69 मेन बैटल टैंक्स जो हैं वो भी हैवी इंडस्ट्रीज टेस्ला अंडर लाइसेंस जो है पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर कर रही है। टाइप 85 2 AP मेन बैटल टैंक्स जो है वो भी हैवी इंडस्ट्रीज टेस्ला मैन्युफैक्चर कर रही है। ये वो टैंक्स है जो अंडर लाइसेंस मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इसके अलावा M113 आर्मर पर्सनल कैरियर जो है उसकी एक रीबिल्ड फैसिलिटी जो है अभी इस वक्त बिल्ड हो रही है हैवी इंडस्ट्रीज टेस्ला के अंदर। तो ये बेसिकली मेन प्रोडक्शंस है हैवी इंडस्ट्रीज टेस्ला की जो कि मिलिट्री पर्पसेस के लिए हैं। इसके बाद व्यूअर्स अगर बात कर ली जाए कि हैवी इंडस्ट्रीज टेस्ला सिविलियन किस मकासद के लिए इस्तेमाल होती है तो सबसे पहले अगर आप देखें तो बड़े बड़े शुगर मिल्स जो होती हैं इनकी जो मशीनरी होती है वो भी हैवी इंडस्ट्रीज टेस्ला के अंदर बनती है। इसके अलावा रोड मेकिंग मशीनरीज जो होती हैं, ब्रिक मेकिंग मशीनरीज, बड़े बड़े बॉयलर्स वगैरह हो गए या ट्रेन ट्रैक्स हो गए या और भी बहुत सी ऐसी मशीनरीज हैं जो कि हैवी हैं और काफ़ी बड़े पैमाने पर बनाई जाती हैं, तो उनके लिए डेडिकेटेड एक अलग सेक्शन है जो कि हैवी इंडस्ट्रीज टेस्ला के अंदर अपने सिविलियन पर्पसेस के लिए काम सर अंजाम दे रहा है। तो ये कुछ सिविलियन मकासद भी हैं जिनके लिए हैवी इंडस्ट्रीज टेस्ला काम कर रहा है। तो ये थी एक कहानी, एक स्टोरी हैवी इंडस्ट्रीज टेस्ला की जो कि एक रीबिल्ड फैक्ट्री से स्टार्ट होके आज पूरे पाकिस्तान की बैकबोन कहलाती है। और क्यों कहलाती है वो मेरा ख्याल है आप इस वीडियो से बेहतर जान गए होंगे। व्यूअर्स आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।